पिछली वीडियो में हमने जाना कैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारे बॉडी पे काम करती है और ये भी जाना ये कैसे फेल हो गया। तो अगर आपने नहीं देखा, इस आई बटन पे लिंक है, आप इसे क्लिक करके देख सकते हो। और इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा कि कैसे डेक्सामेथासोन लाइफ सेविंग ड्रग्स है और ये कैसे हमारे बॉडी पे काम करती है। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से यही आई बटन। अब तक हमने जो भी दवाइयाँ डिस्कस की है, ये सब दवाइयाँ हमारे बॉडी पे काम करती है। अब हम डिस्कस करेंगे उन मेडिसिन की जो वायरस के ऊपर काम करे। हाय, मैं हूँ विकास कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा ब्लॉग। जैसे हमारा शरीर का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, इस कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। मुझे पता है आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हो कि ये वायरस कब सेल के अंदर जाएगा और आज ये सेल के अंदर जा चुका है। अब जरा ध्यान से सुनो, कोई भी वायरस जब ह्यूमन सेल पे अटैक करता है तो वो उसे हाईजैक कर लेता है, मतलब वो कब्जे में ले लेता है। अब यही वायरस अपने मन से उस सेल से अपना काम करवाता है, उसका हर एक चीज इस्तेमाल करता है। अब ये वायरस इस सेल में रेप्लिकेट करेगा। अगर इसी बीच हमारे शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो गया तब कुछ हो सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है और आपका बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा है और वायरस रेप्लिकेट किए जा रहा है तो ये कंडीशन जानलेवा हो सकती है। तो अब हमें इस वायरस को रेप्लिकेट करने से रोकना होगा, बट कैसे? यहाँ हम देंगे एंटीवायरल मेडिसिन। अब ये एंटीवायरल मेडिसिन करता क्या है? देखिए, यहाँ एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकता है, वायरस को मार नहीं पाता। लाइक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है, बट ये एंटीवायरल वायरस को मारता नहीं, ये रेप्लिकेशन को रोकता है ताकि शरीर में ग्रोथ ना हो पाए वायरस का। अब ये एंटीवायरल मेडिसिन काम कैसे करता है, तो इसे समझने से पहले हमें समझना होगा वायरस का रेप्लिकेशन। और इसी डीएनए से हमारे शरीर में हर एक चीज बनता है, जैसे आंख, नाक, मसल, प्रोटीन और भी बहुत सारे जितने भी मटेरियल्स हैं। ठीक वैसे ही कोरोना वायरस के केस में आरएनए बनाता है हर एक चीज। सिर्फ दो ही तो चीज है, पहला जेनेटिक मटेरियल खुद, आरएनए प्रोटीन। अब जब ये आरएनए प्रोटीन बनाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और यही आरएनए से आरएनए बनता है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हमारे शरीर में भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, बट डीएनए से। अब ये जो है पूरा का पूरा जीनोमिक सीक्वेंस है। अगर एक भी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाए तो कोई भी लिविंग बीइंग अपाहिज हो सकता है। अब यही ह्यूमन के जीनोमिक सीक्वेंस बहुत लंबा है तो एरर होने का चांस बढ़ जाता है, जिससे जेनेटिक डिफेक्ट देखने को मिलता है। बट वायरस के केस में ये जीनोमिक सीक्वेंस बहुत छोटा है और सिंपल है, तो एरर का चांस ना के बराबर। ओके, तो चलिए अब समझते हैं आगे। देखिए, ये जो वायरस है ये ह्यूमन सेल के अंदर अपना सीक्वेंस तैयार करता है। इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। आप देखे होंगे ट्रेन का बोगी किस तरह से सीक्वेंस में जुड़ा हुआ रहता है। पहले आएगा इंजन, फिर आएगा जनरल बोगी, फिर स्लीपर, फिर एसी क्लास, और हर एक बोगी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है एक हुक से, तब जाकर हम उसे ट्रेन कहते हैं। वैसे ही वायरस का आरएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से बनता है और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर कंप्लीट हो जाए तो इसे आरएनए कहेंगे, फुल फ्लेजेड आरएनए। अगर हम इसी सीक्वेंस को बनने से रोक दें तो क्या आरएनए बन पाएगा? नहीं ना। तो कैसे हम इस सीक्वेंस को रोक सकते हैं? तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई ऐसा ट्रेन का बोगी बीच में आ जाए जो जुड़ तो सकता है बट जुड़ा नहीं सकता, मतलब बॉगी के एक तरफ हुक हो बट दूसरे तरफ ना हो, तो क्या बॉगी आपस में जुड़ पाएंगी? ठीक उसी तरह जब ये आरएनए बन रहा होगा तो हमें ऐसा न्यूक्लियोटाइड देना होगा बीच में ताकि ये आरएनए आपस में जुड़ ना पाए। तो अब ऐसा न्यूक्लियोटाइड आएगा कहां से? तो हम इसे प्रिपेयर करेंगे लैब में और इसे ही कहेंगे हम एंटीवायरल मेडिसिन। रेमडेसिविर भी एक ऐसा ही केमिकल है, सॉरी एंटीवायरल है। ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनालॉग है। ये जो रेमडेसिविर है ये इबोला के केस में बहुत अच्छा इफेक्टिव काम किया था भाई, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है, और यही कोरोना वायरस के केस में भी काम कर रहा है। इसे ओरली नहीं देते, इसे आईवी देना होता है। तो अब आप बोलोगे कितना देना होता है? अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है और वेट 40 kg से ऊपर है तो
200 mg पर डे 30 से 120 मिनट तक चलाना है पहला दिन। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से 100 mg पर डे, वही सीक्वेंस 30 to 120 मिनट 9 दिन तक। तो अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है फिर वही 200 mg पर डे 30 to 120 मिनट। फिर उसके बाद हम चलाएंगे 100 mg पर डे नेक्स्ट 4 डेज के लिए। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, आप खुद से ट्रीटमेंट स्टार्ट मत कर दीजिएगा। तो दवाई तो दे रहे हो तो साइड इफेक्ट तो देखना पड़ेगा। तो ये एंटीवायरल मेडिसिन सेरम में ALT का लेवल बढ़ाता है। हमें लीवर फंक्शन टेस्ट कंटिन्यूअसली करते रहना होगा। अब और एक बात, HCQ मतलब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और रेमडेसिविर एक साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो HCQ है ये रेमडेसिविर के फंक्शन को घटाती है, जिससे रेमडेसिविर का फंक्शन काफी हद तक कम हो जाएगा और ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, और इसे कहते हैं ड्रग इंटरैक्शंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंटीवायरल मेडिसिन की। तो अब तक हमने ट्रेन का बोगी को जुड़ने से रोका, अब और कैसे रोक सकते हैं हम? तो हमें यहाँ ऐसा कांड करना होगा जो ट्रेन का बोगी जोड़ रहा है उसे ही मार डालो, तो ट्रेन कभी जुड़ ही नहीं पाएगी। ठीक वैसे ही न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाले को कहते हैं RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ये नाम है, आपको क्या लगा पूरे गांव का पता है? तो ये जो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है ये न्यूक्लियोटाइड को पकड़ कर जोड़ता है और RNA बनाता है। अगर हम इसे ही नष्ट कर दे तो, खैर नष्ट तो होगा नहीं, इसे अगर हम काम करने ना दे तो वायरस कभी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो क्या ऐसी मेडिसिन है? अरे है ना, फेविपिराविर। ये पायराजिन कार्बोक्सामाइड डेरिवेटिव है। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव निकला है अब तक के रिसर्च में। ओरली दिया जाता है, रेमडेसिविर IV देते थे लेकिन ये ओरली दिया जाता है। पहले डोज को हम कहते हैं इनिशियल डोज, और जो नेक्स्ट दिन से डोज देते हैं उसे कहते हैं मेंटेनेंस डोज। साइड इफेक्ट्स भी है वो डॉक्टर देख लेगा। अब यहाँ RNA को बनने से तो रोक लिया, मान लो वायरस रेप्लिकेट कर भी दिया, तो और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो वायरस रेप्लिकेट अगर कर भी जाए तो वायरस काम न कर पाए? तो हम कर सकते हैं इसके प्रोटीन को बेकार बनाकर। अगर हम इसके प्रोटीन को बनने से ही रोक दे तो आपको पता है प्रोटीन बनता है RNA से, तो क्या ये प्रोसेस डायरेक्ट प्रोटीन बन जाता है? नहीं, पहले बनता है पॉलीप्रोटीन, फिर बनता है प्रोटीन। नहीं समझे? समझाता हूँ एक एग्जांपल से। आप जो टी शर्ट पहनते हो तो क्या ये डायरेक्ट फैक्ट्री से बनकर आता है? नहीं ना, पहले ये कपड़ा का रोल बनता है, फिर जाकर बनता है ये टी शर्ट। अगर एज्यूम करें कि फैक्ट्री RNA है, कपड़े का रोल पॉलीप्रोटीन है और जो टी शर्ट है वो प्रोटीन है। अब ये जो कपड़ा है इसे जब तक काटोगे नहीं तब तक शर्ट कैसे बनाओगे? तो काटने के लिए चाहिए ये नहीं, तो काटने के लिए चाहिए ये। ठीक उसी तरह ये जो पॉलीप्रोटीन है ये बहुत सारे प्रोटीन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो इसे काटना जरूरी है, तब जाकर ये बनेगा प्रोटीन, एक्टिव प्रोटीन। तो इसे भी काटने के लिए कुछ चीज चाहिए। तो वायरस के केस में इस पॉलीप्रोटीन को काटने के लिए प्रोटीएज का जरूरत होता है। अगर मान लीजिए इस प्रोटीएज को हम इनहिबिट कर दें, इसे काम ही ना करने दें, तो पॉलीप्रोटीन ही बनकर रह जाएगा और फंक्शनल प्रोटीन कभी बन ही नहीं पाएगा। तो इन केस अगर वायरस बन भी गया तो प्रोटीन अनफंक्शनल रहेगा। याद है मेरा पिछला वीडियो? और जब ये सब प्रोटीन काम ही नहीं करेगा तो अटैक कैसे करेगा? तो हमें ऐसा केमिकल ढूंढना होगा जो प्रोटीएज को इनहिबिट करे। तो अब यहाँ रिसर्च में पाया गया अश्वगंधा, जिसमें विदनिन नाम का एक्टिव कंपाउंड जो प्रोटीएज को इनहिबिट करता है। कोरोना के केस में इस प्रोटीएज का नाम है एम्प्रो। अब इस एम्प्रो को इनहिबिट कर दे तो वायरस को रोकना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यही रिसर्च हुआ था अश्वगंधा पे, IIT दिल्ली और जापान के कुछ साइंटिस्ट मिलकर ये रिसर्च सक्सेसफुल किया। बट अश्वगंधा का क्लिनिकल ट्रायल मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। आप नीचे कमेंट पर बोल सकते हैं क्या अश्वगंधा का क्लिनिकल ट्रायल वहाँ हो रहा है आपके उधर? और अगर अभी भी आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं? जानने के लिए देखिए अगला वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द आयुर्वेदा व्लॉग।